हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी हर परीक्षा में ये काम करेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू किया है? तेलंगाना ने, हरियाणा ने, सिक्किम ने या फिर राजस्थान ने? तो भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो तेलंगाना है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तेलंगाना ने सीड क्रॉप्टर ड्रोन जो होता है उसका प्रयोग करके 2030 तक 1 करोड़ पौधे लगाने का प्रण किया है। तो इस हिसाब से भारत का जो पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान शुरू करने का जो पहला राज्य बना वो तेलंगाना है। तो जो ये सीड क्रॉप्टर ड्रोन होता है वो वनों के रोपण के लिए प्रसिद्ध है, सीड क्रॉप्टर ड्रोन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो 8 राज्यों से मिलती है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कौन कौन से हैं वो राज्य आपको बता देते हैं। तो ये सभी राज्य हैं जो इनसे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा मिलती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड और नई दिल्ली। ये 8 राज्य हैं, इनसे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेगर जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? तो ये जो थोसेगर जलप्रपात है यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कपास उद्योग के कारण, जूता उद्योग के कारण, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण या फिर रबर उद्योग के कारण? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कपास का बहुत ही ज़्यादा काम है। और ये कोयम्बटूर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कपास से क्या होता है? तो कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी कि यह अपने व्यापक वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कोयम्बटूर, और इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है तो वो कानपुर को। ये नोट कर लीजिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज, ब्यास, रावी या फिर चिनाब? तो चमेरा बांध जो है यह रावी नदी पर बनाया है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जनपद में रावी नदी पर यह चमेरा बांध बनाया गया है और इस बांध से 11,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये नोट कर लीजिएगा, चमेरा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जनपद में रावी नदी पर बनाया गया है और इस बांध से 11,000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966 या फिर 1 जनवरी 1960? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना ये 14 जनवरी 1965 को हुई है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 जनवरी 2021 को इसका 57वां स्थापना दिवस मनाया गया था और वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष जो हैं वो कौन हैं? तो वो हैं शांता कुमार, श्री शांता कुमार। ये वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी में
कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी से मतलब है एनसीआर। एनसीआर के क्षेत्र में कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, दिल्ली का भाग या फिर उत्तर प्रदेश का भाग? तो यहाँ पर एनसीआर से जो जुड़े हुए प्रदेश हैं वो हरियाणा है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो पंजाब का भाग है ये एनसीआर से सम्मिलित नहीं है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और एनसीआर से जो सटे हुए जो प्रदेश है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है और उत्तर प्रदेश का है। तो ये तीनों ही एनसीआर के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। और एनसीआर में कितनी आबादी निवास करती है? तो वो 4,70,00,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके लगभग हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते चलें। तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की या फिर केरल की? तो जो गुजरात है यहाँ की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर पूछा जाता है सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो वो गोवा की है। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी और सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इनमें से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम है? चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर? तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है और पहले इसका नाम था मद्रास। पहले इसको मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था और अब नाम बदलकर इसका चेन्नई बंदरगाह हो गया है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और ये जो मुंबई बंदरगाह है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह ये मुंबई बंदरगाह है और कृत्रिम अगर पूछा जाता है तो वो चेन्नई बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो मोरमुगांव बंदरगाह जो है ये गोवा में स्थित है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक नदी है, जुआरी नदी, उसके दक्षिण भाग में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह। और यह भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है। भारत में अगर किसी बंदरगाह से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है सामान, तो वो यही बंदरगाह है, मोरमुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक खाड़ी भारत क्षेत्र की नहीं है? इनमें से कोई 3 खाड़ियां हैं वो भारत की हैं और बाकी एक नहीं है, वो आपको पता करनी है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और कवे की खाड़ी। तो यहाँ आपकी जो अकाबा की खाड़ी है ये भारत की नहीं है। यह आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह मक्का में स्थित है। मक्का में अकाबा की खाड़ी स्थित है। और कच्छ की खाड़ी जो है ये गुजरात में स्थित है। मन्नार की खाड़ी ये तमिल और श्रीलंका दोनों में ही आ जाती है, यानी कि भारत और श्रीलंका में दोनों में ही आ जाती है। और कवे की खाड़ी जो है ये भी गुजरात में ही है। तो यहाँ पर अकाबा की खाड़ी जो कि मक्का में है ये भारत की नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। और यह आंदोलन गांधी जी ने मुंबई के ग्वालिया कैंट से 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया था। इस नारे के साथ, करो या मरो का नारा देने के साथ साथ इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था। और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था,
सभी लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि या तो अब आज़ादी लेकर रहेंगे और नहीं तो इस आज़ादी के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो जनसंख्या घनत्व जहाँ का सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है तो वो दिल्ली का है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे वो भारतीय एरोस्पेस के वैज्ञानिक थे और पूर्व राष्ट्रपति भी थे। तो इनके लिए प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? रामेश्वरम में, विशाखापट्टनम में, जयपुर में या फिर नई दिल्ली में? तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। 15 अक्टूबर 2021 को नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योगशाला में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया जो कि विशाखापट्टनम में है। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है, इसलिए इन्हीं के जन्मदिन के दिन प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनी है क्या कहलाती है? ओस, बादल, कोहरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो नमी बड़े कणों से मिलकर बनी होती है धुंध, वो कोहरा कहलाती है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामधेनु दीपावली 2021 का अभियान किससे संबंधित है? गायों को पटाखों से बचाना, गायों की रक्षा करना, गाय के गोबर से बने दिए और मूर्तियों का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी? कामधेनु दीपावली 2021 के अभियान का जो संबंध है वो गाय के गोबर से बने दिए और मूर्तियों का निर्माण है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया है वो भी सही से काम करेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए इस अभियान का प्रारंभ किया गया, कामधेनु दीपावली अभियान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? यानी कि बरसात के पानी को इकट्ठा करना। तो ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य बना है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो ऐसा तमिलनाडु राज्य है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों की छतों पर जो बरसात का पानी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए ढांचों का निर्माण किया गया, जिससे कि पानी का दुरुपयोग नहीं होगा और पानी वेस्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में 1 लाख से ज़्यादा नामांकन हो, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाएं, जिससे कि उनकी योग्यता का भी विकास हो और सरकारी स्कूलों को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? 1965 से 1970, 1965 से 1980, 1967 से 1990 और 1967 से 1978।
तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1967 से 1978। हरित क्रांति आंदोलन 1967 से 1978 तक चला और यह आंदोलन खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। और इसके जो जनक हैं हरित क्रांति के, वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में अगर पूछा जाता है इसके जनक कौन है, तो वो MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के बिल्कुल उत्तर में स्थित है और त्रिपुरा जो है ये कर्क रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है। कर्क रेखा है जो ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नए स्थापित किए गए ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक जो है वो अब ब्रिक्स विकास बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ब्राजील में, शंघाई में या फिर जोहान्सबर्ग में? तो ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, यानी कि चीन में। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिक्स जो है ये किन देशों से मिलकर बना हुआ है? तो यह 5 देशों से मिलकर बना है, जिसमें कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं जिनसे मिलकर ब्रिक्स बना है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में और इसका मुख्यालय शंघाई में चीन में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, भारत के निम्न राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन सा एक राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आपका त्रिपुरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसके तीनों तरफ। और कौन सा है? तो वो बांग्लादेश। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में GST का प्रावधान संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जा रहा है। GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जा रहा है? 101वां, 122वां, 115वां या फिर 123वां? तो GST का प्रावधान 122वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जा रहा है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और GST कब से लागू की गई थी संपूर्ण देश में? तो वो 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में GST लागू कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? अरुण, शनि, बृहस्पति और मंगल। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल। मंगल ग्रह जो है वो सौर मंडल का एक आंतरिक या पार्थिव ग्रह है। जो सौर मंडल में जो आंतरिक और पार्थिव ग्रह हैं वो टोटल 4 हैं। अब 4 कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और ये आंतरिक ग्रह क्यों कहलाते हैं? तो ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह हो जाएगा। मंगल के अलावा आपको बता दें बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये चारों भी नोट कर लीजिएगा। और बाकी जो ग्रह हैं वो सभी बाह्य ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में और भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो भारत में कन्याकुमारी जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कन्याकुमारी जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा के दक्षिण में है।
और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है, कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैप ऑफ हॉर्न का संबंध किससे है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो है अफ्रीका, कैप ऑफ हॉर्न का संबंध अफ्रीका से है। इसको अफ्रीका का सींग भी कहा जाता है। तो यहाँ आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? आम की एक किस्म है जिसका नाम है हिमसागर, बहुत ही ज़्यादा सुगंधित है और बहुत ज़्यादा स्वाद से भरी हुई है, इसलिए यह दुनिया में सभी आमों की किस्मों से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसको आम का राजा भी कहा जाता है। तो यह जो आम की हिमसागर किस्म है ये कहाँ मिलती है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो यह पश्चिम बंगाल में मिलती है हिमसागर किस्म। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के अलावा ये बांग्लादेश में भी पाई जाती है आम की ये वाली किस्म हिमसागर, भारत के बांग्लादेश में और भारत के पश्चिम बंगाल में और ये बांग्लादेश में भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय पर्वत की चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, मुकुट पर्वत और कामेट। तो यहाँ पर भारतीय पर्वत की कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो जो आपका पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, यह भारत की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, कंचनजंगा या फिर K2। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो 8,586 मीटर, 8,586 मीटर। नंदा देवी है वो कंचनजंगा के बाद सेकेंड नंबर पर है और इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। और यहाँ पर कामेट जो है ये थर्ड नंबर पर है और इसकी ऊंचाई है 7,756 यानी कि 7,756 मीटर। और मुकुट पर्वत है, इसकी ऊंचाई सबसे कम है, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है 6,242 मीटर, तो इसकी ऊंचाई सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या फिर 9? तो कर्क रेखा जो है वो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वो कौन कौन से 8 प्रदेश हैं वो आपको एक वीडियो में बताए थे, पिछली वीडियो में जो आपकी जीके की क्लास थी उसमें आपको पूरा डिटेल से बताया था और उसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी। तो जिस किसी ने अभी वो नहीं देखी उसको देख लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल? तो सौर मंडल में जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, यानी कि पृथ्वी से हम बिना किसी उपकरण के इसको देख सकते हैं, शुक्र ग्रह को। और यह सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।